नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश के मृदा के बारे में। यानी उसके अंतर्गत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, प्रत्येक मृदा का विस्तार क्या होगा और साथ ही साथ उनमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर वहाँ पर कौन सी फसल की जाएगी। ये सारी चीज़ें हम दोस्तों विस्तृत रूप से अंतिम लेक्चर में देख चुके थे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। मतलब यहाँ पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि के आधार पर और साथ ही साथ यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति होती है उसके आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मोटे तौर पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जो कुल क्षेत्रफल की जो जलवायु है उसको मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? तो पहला होगा आपका उत्तर के मैदान, दूसरा होगा आपका मालवा का पठारी क्षेत्र, तीसरा होगा आपका विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र और चौथा होगा नर्मदा घाटी क्षेत्र या फिर नर्मदा सतपुड़ा घाटी क्षेत्र। तो दोस्तों, आपको इन 4 जलवायु क्षेत्रों के बारे में डीपली पढ़ना है और विस्तार से जानने का ये प्रयास करना है कि आखिर ये 4 जलवायु की जो आपने यहाँ पे पढ़े हैं, 4 जलवायु के आधार पर बांटा गया है, उनकी विशेषताएं क्या होंगी, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, वहाँ पर सर्दी गर्मी क्या पड़ेगी और साथ ही साथ वर्षा का वहाँ पे विस्तार या फिर वर्षा का कितना वहाँ पर विस्तार होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ रहे हैं तो आपको पहले मोटे तौर पर भारत की जलवायु के बारे में एक संक्षेप में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भारत की जलवायु को एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले दोस्तों आइए एक बार हम पहले बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है और साथ में भारत कौन से कटिबंध में आता है और वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है दोस्तों वो भारत के बीचों बीच, यानी यदि बात की जाए तो भारत के हृदय में स्थित है। तो भारत की जो जलवायु होगी लगभग वही जलवायु आपके कहाँ की होगी, मध्य प्रदेश की होगी। तो अपन बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो दोस्तों, यदि जलवायु की बात करें तो जलवायु आखिर होती क्या है, क्या मतलब जलवायु आपकी होती क्या है। तो जलवायु दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो जलवायु में आप ये देखें हम किस किस का अध्ययन करते हैं। जो कि जलवायु शब्द जो है दोस्तों वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? यदि अपन जलवायु की बात करें तो एक जल और एक वायु। मतलब जलवायु के अंतर्गत दोस्तों हम ज़्यादातर क्या करेंगे, एक तो अपन जल का अध्ययन करेंगे, साथ में वहाँ पर चलने वाली हवाओं या फिर वायु का अध्ययन करेंगे और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से वहाँ पर पड़ने वाले तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ के अध्ययन करते हैं। तो जलवायु या फिर मौसम दोस्तों क्या होता है, यदि अपन पहले बात करें मौसम की तो क्या होता है दोस्तों कि वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है क्या होता है, हमारे वायुमंडल होता है उसकी वायुमंडलीय दशाओं में ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है, यदि वह परिवर्तन दोस्तों अल्पकालिक होता है, कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालिक होता है, तो उसको बोला जाता है मौसम। और यदि दोस्तों वही परिवर्तन जब दीर्घकालिक हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, जलवायु। यानी यदि आप मौसम की बात करें तो मौसम आपका एक छोटे से समय के लिए होगा या फिर छोटे से भूभाग तक सीमित रहेगा। और जलवायु की बात करें दोस्तों तो ये आपका ये विशाल क्षेत्र पर होगा और एक लंबे समय के लिए आपका ये मौजूद रहने वाला है। तो परिवर्तन दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि हमने बात की थी जल, यानी वहाँ पे वर्षा की बात करेंगे, वर्षा कितनी होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। साथ में बात करेंगे वहाँ पे हवा का संचरण किस प्रकार से होता है और साथ ही साथ वहाँ पे बात करेंगे तापमान किस तरीके का रहता है। यानी जलवायु में अपन बेसिकली इन तीनों चीज़ों की बात करने वाले हैं। किस किस की? यदि वायुमंडलीय दशाओं की बात करें तो कौन कौन सी वायुमंडलीय दशाएं होंगी, तो आपकी होगी वर्षा, दूसरा होगा हवा और तीसरा होगा तापमान। इनमें जो अल्पकालिक परिवर्तन होगा वो आपका मौसम कहलाएगा और यदि उसमें दीर्घकालिक जो परिवर्तन होता है तो उसको अपन जलवायु बोलते हैं। तो दोस्तों जलवायु की यदि परिभाषा की बात करें तो जलवायु की परिभाषा क्या होगी, किसी भूभाग पर लंबे समय तक, यानी किसी निश्चित भूभाग पर लंबे समय तक पाए जाने वाले तापमान की अवस्था, वर्षा की मात्रा,
हवा की गति को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। यानी जलवायु समझ में आ गया। तो जलवायु क्या होगा आपने बेसिकली जो आपकी वायुमंडलीय दशा होती हैं, जब उनमें कोई दीर्घकालिक परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जलवायु बोला जाता है। अब दोस्तों यदि जलवायु की बात करें तो जलवायु कौन कौन से कारकों पर आपकी निर्भर करती है, यानी ऐसे कौन कौन से कारक होंगे जो आपकी जलवायु के मानक को निर्धारित करेंगे कि आपकी जलवायु कौन सी होगी। तो उसके कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है आपका अक्षांशीय स्थिति, यानी आप जिस भूभाग के बारे में बात कर रहे हो, आप जिस निश्चित भूभाग या किसी देश के बारे में बात कर रहे हो, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति क्यों दोस्तों, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति ही आपका ये डिसाइड करती है कि आपका कौन सा क्षेत्र उष्ण होगा, कौन सा शीतोष्ण होगा, कौन सा शीत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका हम जानते हैं जो सूर्य होता है दोस्तों, सूर्य कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है आपका, या फिर कहाँ से कहाँ तक गति करता है। तो सूर्य आपका कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक गति करता है। यदि आप भूगोल की बात करें तो सूर्य बिल्कुल भी गति नहीं करता है, वहां पर आपकी गति कौन करती है, पृथ्वी करती है। पृथ्वी चूंकि हमारे अक्ष पर झुकी हुई है 23.1/2 डिग्री। इस कारण से क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आपकी जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर केवल कर्क रेखा से लेकर विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। इसके अलावा सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं। बाकी जहां जहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो कौन सी पड़ेंगी, तिरछी सौर विकिरण पड़ेगी या फिर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो कौन कौन से कारक हो गए, एक तो आपका हो गया अक्षांशीय स्थिति जिसको अभी अपन थोड़ा डीप में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा होता है भौगोलिक बनावट। भौगोलिक बनावट के दोस्तों इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि आप जिस भूभाग की बात कर रहे हैं वहां पर पर्वत कितने हैं, पठार कितने हैं, वो चारों तरफ से या फिर तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, या फिर तीनों तरफ से या चारों तरफ से वो आपके स्थल जो सीमा होता है उससे घिरा हुआ है। तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं भौगोलिक बनावट के अंतर्गत, मतलब वहां पे पहाड़, पर्वत, पठार इत्यादि की स्थिति देखेंगे और साथ ही साथ जल वगैरह की भी स्थिति वहां पे देखेंगे भौगोलिक बनावट के अंतर्गत। और अगला बात करें तो वो होता है दोस्तों समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी मतलब आप जिस भूखंड की बात कर रहे हो वो भूखंड आपका समुद्र से कितनी दूर स्थित है, ये भी आपके वायुमंडलीय दशा या फिर जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक है। जल से समुद्र से दूरी क्यों दोस्तों, क्योंकि समुद्र से दूरी ही आपका ये डिसाइड करता है कि आपके यहाँ पे जो मानसून या फिर जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं में कितना ज़्यादा मॉइस्चर है, कितनी ज़्यादा आर्द्रता है। यदि कोई भूखंड अगर तीनों या फिर चारों तरफ से आपका समुद्र से घिरा हुआ है तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो हवाएं चलेंगी वो दोस्तों क्या लेके चलेंगी, अपने साथ आर्द्रता लेके चलेंगी। और जब उन हवाओं के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है या फिर उनका अपन बोले संघनन हो जाता है तो वो वहाँ पर वर्षा करा देती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके उसके जो जल आपकी जो हवा होती है, हवा के अंदर कितनी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो आपका डिपेंड करेगा समुद्र से दूरी के आधार पे। ठीक है दोस्तों, ये तीन आपके महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा और भी आपके होते हैं जैसे सूर्य की स्थिति या फिर सूर्य से, ठीक है, सूर्य की आपकी कौन तापमान का वितरण हो गया जैसे, और मतलब ये सब चीज़ें तो वो आपकी अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। इसके अंतर्गत दोस्तों यदि हम देखते हैं तो आपकी ये जो पृथ्वी है, यानी ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि आपकी ये जो होती है इसको अपन बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। 23.1/2 नॉर्थ को बोला जाता है कर्क रेखा और 23.1/2 साउथ को बोला जाता है मकर रेखा। अब जो हमारा सूर्य होगा दोस्तों वो केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच इसकी लंबवत सौर विकिरण पड़ेगी। यानी सौर विकिरण यदि लंबवत कहाँ पे पड़ेगी तो हम बोलेंगे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। और लंबवत दोस्तों पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यदि मान के चलो आपका ये पृथ्वी का एक साइड हो गया और ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, यहाँ से जब सूर्य की किरणें आपकी लंबवत पड़ेंगी तो सीधी सी बात है इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। और मान के चलो यहाँ से ये तिरछी जाएंगी तो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जब ये कम दूरी तय करनी पड़ेगी मतलब इनके अंदर ज़्यादा ताप होगा, इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी भी होगी। और जब ये किरणें आपकी तिरछी होंगी तो इसके अंदर ताप भी कम होगा और इनकी एनर्जी भी कम बचेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले बात करें विषुवत रेखा की, तो यदि हम सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य जो होता है 23 मार्च को आपका कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पे होता है। यानी सूर्य आपका 23 मार्च को कहाँ पर होगा, ये विषुवत रेखा पर होगा। और उसके बाद दोस्तों जो 23 मार्च की स्थिति होगी, 21 मार्च की सॉरी स्थिति होगी, तो 21 मार्च को विषुवत रेखा के बाद सूर्य आपका आगे बढ़ना शुरू होता है। मतलब मार्च के बाद अप्रैल आता है, फिर मई आता है, फिर जून आता है। तो अब मार्च से लेकर जून तक जो सूर्य की स्थिति होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ। और कर्क रेखा पर जब सूर्य 21 जून को पहुंच जाएगा तो हम जानते हैं
21 जून को हमारी जो भारत देश होता है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य कब पहुंचेगा दोस्तों? 21 जून को। और कर्क रेखा से वापस आएगा, यानी वापस दक्षिणायन होना शुरू होगा और 23 सितंबर को सूर्य जो है वापस विषुवत रेखा पर आ जाएगा। अब 23 सितंबर पर विषुवत रेखा के आने के बाद दोस्तों ये सूर्य वापस जाएगा कहाँ पे? मकर रेखा की तरफ। और मकर रेखा पर पहुंचेगा ये कब? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर से ये फिर से सूर्य कहाँ की ओर जाएगा? विषुवत रेखा की। और 21 मार्च को वापस विषुवत रेखा पर पहुंच जाएगा। यानी आपको 4 तारीखें यहाँ पे याद रखनी है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। यदि 21 मार्च को दोस्तों बात करें तो कर्क रेखा पर जो होगा वो दिन और रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो विषुवत रेखा है वो हमारी पृथ्वी के कहाँ पर है? बीचों बीच स्थित है। तो पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होंगे कब? 21 मार्च को। और साथ ही साथ यही कंडीशन रहेगी दोस्तों कहाँ पे? 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को भी जो है दिन और रात हमारी पृथ्वी पर बराबर होंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों विषुव। क्या बोला जाता है? विषुव। विषुव मतलब जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और विषुव भी दोस्तों 2 होते हैं, एक होता है आपने सुना होगा बसंत विषुव और दूसरा होता है शरद विषुव। तो 21 मार्च की जो स्थिति होती है दोस्तों उसको बोला जाता है बसंत विषुव। और 23 दिसंबर की जो स्थिति होती है इसको बोला जाता है शरद विषुव। अगेन जब सूर्य आपका 21 जून को कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी पर आपके दिन और रात की लंबाई जो है वो असमान हो जाती है। यानी आपके यहाँ पे क्या होगा? यदि 21 जून की बात करें तो यहाँ पे आपके जो दिन और रात होंगे उनकी लंबाई एक समान नहीं होगी। या तो आपके दिन छोटे होंगे या फिर आपकी रात छोटी होगी। और जब आपके दिन और रात असमान होते हैं दोस्तों तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अयनांत। क्या बोला जाता है? अयनांत। ठीक है, और चूंकि ये कर्क रेखा पर पड़ रहा है और कर्क रेखा पर इस समय भारत देश में या फिर कर्क रेखा पर जो स्थित देश है वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो इसको बोला जाता है ग्रीष्म अयनांत। क्या बोला जाता है? ग्रीष्म अयनांत। और दूसरी तरफ जब अपन चलेंगे मकर रेखा पे आपका सूर्य पहुंचेगा तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी इसको अपन बोला जाएगा क्या? शीत अयनांत। क्या बोला जाएगा इसको? शीत अयनांत। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। मकर विषुव क्या होता है आपका? ये क्या बोलते हैं इसको? शरद विषुव क्या होता है? इसके साथ यदि बात करें बसंत विषुव क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत क्या होता है और शीत अयनांत क्या होता है। तो ये सब आपके डिपेंड करते हैं दिन और रात की स्थिति पर। यदि दिन और रात बराबर हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? विषुव बोला जाएगा। विषुव में भी दो होंगे, एक बसंत विषुव होगा और दूसरा शरद विषुव होगा। यदि दिन और रात की लंबाई दोस्तों तो असमान है तो यदि वो कर्क रेखा पर है तो उसको बोला जाएगा ग्रीष्म अयनांत, और यदि वो मकर रेखा पर है तो उसको बोला जाएगा शीत अयनांत। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम दोस्तों जानते हैं कि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो कहाँ से कहाँ तक पड़ेंगी? केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। मतलब यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर जो तापमान होगा वो कितना होगा? ज़्यादा होगा, यानी हाई टेम्परेचर होगा दोस्तों। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे एक और बताओ कौन सा कटिबंध बनेगा? उष्ण कटिबंध बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और हमारी जो भारत की स्थिति है वो तो क्या है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है वो भारत और मध्य प्रदेश के लगभग बीच से होकर जाती है। मतलब ये यदि बात करें हम भारत की स्थिति की तो यहाँ पर अपना क्या रहेगा? भारत देश रहेगा। और यदि इसमें भी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी इसके कहाँ पर रहेगा? बीचों बीच रहेगा। यानी चाहे आप भारत की बात कर लो चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, दोनों जगह कंडीशन एक समान होने वाली है। तो जब टेम्परेचर दोस्तों ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कौन सा कटिबंध बनेगा? उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध आपका कहाँ से कहाँ तक बनता है? तो ये बनता है 23(1) नॉर्थ से लेकर 23(1) साउथ तक। इसके ऊपर दोस्तों यहाँ से लेकर जो ऊपर तक बनेगा, यानी यहाँ पे आप जाओगे तो 66(1) मिलेगा। तो वहाँ तक जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो वहाँ पे बनेगा आपका शीतोष्ण कटिबंध या फिर उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके ऊपर जो बनेगा दोस्तों 66(1) से लेकर 90 तक, वहाँ बनेगा आपका शीत कटिबंध। तो अपन को उनके बारे में चर्चा नहीं करनी है, अपन को चर्चा करनी है किसके बारे में? एक तो उष्ण कटिबंध के बारे में और थोड़ी बहुत अपन को चर्चा करनी है शीतोष्ण कटिबंध, या फिर इसी को अपन बोल दो उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, इनके बारे में चर्चा क्यों करनी है? क्योंकि भारत की स्थिति की बात करें तो देखो इसकी जो आधी स्थिति है वो लगभग आपकी कहाँ पे आएगी? उष्ण कटिबंध में आएगी, और आधी स्थिति कहाँ पे आएगी? शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध में आएगी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
अब आगे चलते हैं। तो यदि बात करें दोस्तों भारत देश की, तो भारत देश में क्या होता है, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? बीचों बीच। मतलब यदि अपन ये भारत की स्थिति की दोस्तों बात करें, तो यदि मान के चलो ये आपका क्या हो गया, ये आपका भारत का दोस्तों ये नक्शा हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार का कुछ आपका भारत का नक्शा हो गया, और यहाँ से आपका क्या होकर निकलेगा, यहाँ से कर्क रेखा होकर निकलेगी। तो कर्क रेखा यहाँ के बीचों बीच से होकर निकली है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमने बोला था कर्क रेखा के जो ऊपर होगा यहाँ पर आपका कौन सा कटिबंध होगा, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध। यहाँ पर कौन सा कटिबंध होगा, तो यहाँ पर होगा उष्ण कटिबंध, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे जो भूगोलवेत्ता हैं या फिर जो अपन जलवायु के विशेषज्ञ बोले जाते हैं, यदि उनके अनुसार चले तो जो भारत की जलवायु है वहाँ पे ज़्यादातर किसका प्रभाव रहता है, वहाँ पर प्रभाव रहता है दोस्तों तो उष्ण कटिबंध का। यानी भारत की जलवायु यदि मोटे तौर पर अपन बात करें, तो यदि देखो कटिबंध की बात करें तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है और उष्ण कटिबंध में भी आता है। लेकिन आपको यदि पर्टिकुलर कोई एक जलवायु बतानी हो तो आप बताएंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों लगभग सेम रहता है। इसका भी कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, और मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण दोस्तों यहाँ पर भी आपकी जो गर्मी, जितना टेम्परेचर लगभग यहाँ पे रहता है उतना ही टेम्परेचर लगभग यहाँ पर रहता है। और भी कई सारे कारक हैं जो आपके उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु या फिर कटिबंध होता है उसकी तरफ ले जाने के लिए इंगित करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो भारत की जो जलवायु हो गई वो कौन सी हो गई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। साथ ही यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, मानसूनी प्रकार की जो वर्षा होती है, तो उसको पूरा क्या बोला जाता है, उसको पूरा बोला जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। यानी अब दोस्तों हमें यहाँ पे पता चल गया जब भारत की जलवायु होगी वो क्या होगी, तो भारत की जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, या फिर आपको कहीं कहीं ये भी लिखा दिख सकता है शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। मतलब यहाँ पे आधा हिस्सा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है और आधा हिस्सा आपका उष्ण कटिबंधीय में आता है, ठीक है। अब चूंकि हमने दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की थी, तो हमने बोला था मध्य प्रदेश जो है भारत के कहाँ पर स्थित है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश भी आपका लगभग यहाँ पर स्थित होगा। यानी मध्य प्रदेश भी आपके कर्क रेखा के बीचों बीच, यानी कर्क रेखा की बात करें तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। तो जो स्थिति हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की है वही सेम स्थिति किसके परिप्रेक्ष्य में होगी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगी। और मध्य प्रदेश की भी जलवायु दोस्तों कौन सी होगी इस आधार पर, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जो अन्य फैक्टर होंगे वो आप पे डिपेंड करेंगे मध्य प्रदेश में पर्वत कितने हैं, पठार कितने हैं, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है, वो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी भारत की जो मध्य प्रदेश की जलवायु होगी उसके अन्य फैक्टर पर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर आ गई, समझ में आ गई होंगी। जलवायु क्या होती है, भारत की जलवायु क्या है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जलवायु का हमने आपको पहले बोला था कि मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला कौन सा होगा, तो पहला होगा उत्तर का मैदान, दूसरा होगा मालवा का पठारी क्षेत्र, तीसरा होगा विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा होगा नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही हमने आपको बोला था कि जो कर्क रेखा है दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से। और जो कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने में होता है, यहाँ पे आपके बीचों बीच लगभग मध्य प्रदेश के कहाँ से, बीच से होकर गुजरती है। यदि कौन कौन से वो 14 जिले हैं, तो इससे पहले दोस्तों याद होगा हमने जब इसके जो अपना पहला लेक्चर डिस्कस किया था, पहला या फिर दूसरा लेक्चर, तो वहाँ पर हमने आपको डीपली ये चीज़ बताई थी कि कौन कौन से जिले आपके कर्क रेखा पर स्थित हैं। यदि एक बार उनका नाम सुनना चाहें तो आप एक बार फिर उनका रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला जिला होगा वो होगा रतलाम, उससे आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा उज्जैन, उज्जैन से आगे दोस्तों आपको मिलेगा आगरमालवा और शाजापुर, यानी इन दो में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे चले तो मिलेगा आपको क्या, राजगढ़, राजगढ़ से आगे चलेंगे यहाँ तो आपको भोपाल मिलेगा, भोपाल से आगे सीहोर, विदिशा और रायसेन, ठीक है। उससे आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फिर सागर मिलेगा, यहाँ पे आपको दमोह मिलेगा, यहाँ पे आपको कटनी मिलेगा, और यहाँ पे उमरिया और शहडोल। ये आपके कुल 14 जिले हो जाते हैं जो आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मतलब अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो जो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य बात की थी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका किस में आएगा, उष्णकटिबंधीय में आएगा, और ऊपर वाला हिस्सा किस में आएगा, शीतोष्णकटिबंधीय में आएगा। ठीक है, लेकिन जो अपन प्रेफर करेंगे दो में से किसी एक को, वो किसको करेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु, क्योंकि मध्य प्रदेश यानी भारत में जो वर्षा होगी वही वर्षा कहाँ पर होगी, मध्य प्रदेश में। और भारत में कौन सी वर्षा होती है, मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश में भी कौन सी होगी, मानसूनी प्रकार की वर्षा होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें ऋतु वेधशाला यानी मध्य प्रदेश की जो ऋतु वेधशाला है, जहाँ पे मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, या फिर जो जलवायु संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं या जिनका एनालिसिस होता है जो किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, इंदौर में, और जिसको बोला जाता है ऋतु वेधशाला। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग या फिर तो जो ऋतु वेधशाला है दोस्तों मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित होगी, इंदौर जिले में स्थित होगी। यहाँ पे यदि दोस्तों बात करें वर्षा की, तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम वर्षा होगी वो कहाँ पर होगी दोस्तों, पचमढ़ी में। पचमढ़ी में तो होगी वर्षा। और यदि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की दोस्तों बात करें तो वो होती है लगभग 112 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे वर्षा का वितरण भी क्या होता, बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे यदि बात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी, आगे चलेंगे तो 75 होगी, आगे चलेंगे तो लगभग 100 होगी, फिर 125, फिर 150 तक वर्षा आगे जाके हो जाएगी। और इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं पचमढ़ी। क्या बोलते हैं, पचमढ़ी। और पचमढ़ी जो होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और पचमढ़ी में दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिसको कि महादेव पर्वत श्रृंखला या फिर जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे आपको मिलती है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी। और यहाँ पर क्या होती है दोस्तों कि उसके कारण जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे अवरोध पैदा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे संघनन होगा, और जितना ज़्यादा संघनन होगा दोस्तों वहाँ पे उतनी ज़्यादा बरसात होगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होगी, पचमढ़ी में होगी। कितनी होगी, तो 199 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों अधिकतम गर्मी की बात करें, मध्य प्रदेश में अधिकतम गर्मी कहाँ पे पड़ती है, तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम गर्मी पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पर एक जिला पड़ता है विदिशा, और विदिशा में गंज बासौदा। यदि दोस्तों वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसका ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है, और लगभग जो अपने पिछले 2-4 साल का रिकॉर्ड है तो उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पे एक जिला पड़ता है आपका छतरपुर। और छतरपुर के अंतर्गत दोस्तों एक जगह का नाम है जिसको बोलते हैं खजुराहो। और खजुराहो में जो है आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, यदि सबसे ठंडे प्रदेश की दोस्तों बात करें या सबसे ठंडा क्षेत्र, तो यहाँ पे आपने देखा होगा शिवपुरी पड़ता है। और शिवपुरी में आपका सबसे कम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं जो मध्य प्रदेश के हमने जो 4 जलवायु क्षेत्र बांटे हैं उन 4 जलवायु क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, ऐसे उत्तर भारत का मैदान हो गया। तो उत्तर भारत के मैदान की स्थिति कहाँ पर है ये आपको मैप में दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ से एक जिले, यहाँ पे कौन कौन से जिले आएंगे उन सब चीज़ों का आइडिया लग जाना चाहिए। देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है केवल आपके यहाँ पे 4 जलवायु प्रदेशों के नाम, और साथ में वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, वहाँ पर सर्दी गर्मी कितनी पड़ती है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। आपको केवल इतनी सी चीज़ें पढ़नी है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, और जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो यदि दोस्तों बात करें अपन मध्य प्रदेश के जो जलवायु क्षेत्र हैं, यदि उनके बारे में बात करें तो हमने बोला आपको इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कौन सा होगा, तो वो होगा उत्तर के मैदान। और उत्तर के मैदान दोस्तों हम मैप में देख चुके हैं, मैप में कहाँ पर स्थित होंगे, तो ये आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं उत्तरी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ये आपके उत्तर के मैदान स्थित रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके भिंड हो गया, मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, और आपका शिवपुरी, पन्ना, सतना, ये सारे क्षेत्र आपके कहाँ पे आएंगे, उत्तर के मैदान में आएंगे। यदि यहाँ पे वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यदि अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर जो दोस्तों गर्मी पड़ेगी, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी पड़ती है वो कैसी पड़ती है, अधिक गर्मी पड़ती है। और सर्दी की बात करें तो यहाँ पे अधिक सर्दी पड़ती है, यानी यहाँ पे क्या होगा, अधिक गर्मी पड़ेगी और अधिक सर्दी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बरसात होती है वो बरसात कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। और जो बरसात होती है वो कहाँ से आती है, तो यहाँ पर जो बरसात होती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से जो है वो मानसूनी वर्षा को प्राप्त करते हैं।
ठीक है। यदि मैप की बात करें दोस्तों तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप हो गया। यहाँ पे आपका लगभग यदि संपूर्ण भारत के बाहर अपन बात करें, संपूर्ण भारत होगा और उसके बाहर की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे आपकी अरब सागर होगी, ठीक है, कौन सी होगी, अरब सागर होगी। और यहाँ पर आपकी कौन सी होगी, बंगाल की खाड़ी। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की भी भारत की यदि अपन बात करें तो मान के चलो आपका ये आपका भारत का जो प्रायद्वीप है भारत हो गया, ठीक है। बरसात किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अपनी जो मानसून होता है, मानसून कौन सा होगा यहाँ पे, तो मानसून होता है आपका दक्षिण पूर्व मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है दोस्तों, जब भारत के इस कॉर्नर वाले भाग से टकराता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका कहाँ चला जाएगा, एक आपका इस तट पे आ जाएगा और दूसरा आपका चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे है आपका हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे मानसून आता है और इस मानसून को वापस जो है इस डायरेक्शन में मोड़ देता है। यानी भारत को जो है बरसात की प्राप्ति दोस्तों एक तो आपकी अरब जो यहाँ पे अरब खाड़ी वाली शाखा हो जाएगी उससे भी होगी, और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है उससे भी बरसात प्राप्त करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको नर्मदा जो गंगा नदी है, गंगा नदी वाला क्षेत्र मिलेगा, यहीं पे आपको महानदी बेसिन मिलेगा। तो आपकी जो मानसून होता है वो इन क्या जो आपकी घाटी पाई जाती है, इन घाटी में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के उपरांत संपूर्ण भारत में बिखर जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा एक ताप्ती नदी जाती है और यहाँ पे आपकी गंगा नदी नर्मदा नदी जाती है। तो यहाँ से जो मानसून आएगा वो आपका एक तो ताप्ती नदी वाली घाटी में प्रवेश करेगा और दूसरा नर्मदा घाटी में प्रवेश करते हुए कहाँ पे पहुँचेगा, मध्य प्रदेश के अंदरूनी भागों में पहुँचेगा। तो ये हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश के मानसून के बारे में, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या बात की है, तो हमने देखा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो उत्तर के मैदान में जो मानसून प्राप्त होगा वो किससे होगा, बंगाल की खाड़ी और अरब शाखा दोनों से। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का जो पठारी क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, यदि आप मैप में देखना चाहो तो मैप में ये आपका मालवा का पठारी क्षेत्र हो गया। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसके अंदर आपका इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, देवास हो गया, धार, झाबुआ, बेतसा, राजगढ़, भोपाल इत्यादि जिले आते हैं। वर्षा की बात करें तो कितनी होगी, 50 से 75 सेंटीमीटर। गर्मी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे साधारण गर्मी पड़ती है, साधारण सर्दी पड़ती है, जिसको अपन बोला जाता है शीतोष्ण शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। ये जो दोस्तों जलवायु है दोस्तों, एक बात और याद रखना, यहाँ पे साधारण गर्मी और साधारण सर्दी पड़ने का रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे एक प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, पठारी क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे आपने जब पता होगा, जब आपने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका मालवा का पठार वो है आपका किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है काली मिट्टी से। और जो काली मिट्टी होती है दोस्तों वो क्या करती है, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर क्या पोरोसिटी ज़्यादा होती है, रंध्रता ज़्यादा पाई जाती है। तो ठीक है, इस कारण दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, सर्दी भी कम पड़ती है और गर्मी भी कम पड़ती है और इसको बोला जाता है समशीतोष्ण जलवायु। वर्षा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर होती है, जो कि मेनली आपका किससे प्राप्त करेगी, तो अरब खाड़ी वाली जो शाखा है वहाँ से वर्षा प्राप्ति ये करती है। और साथ ही दोस्तों फाहियान ने इस जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु भी बोला था, तो ये भी आपको याद रखना है कि फाहियान के अनुसार जो विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु है वो कौन सी है, मालवा की जलवायु। अगला दोस्तों बात करें तो वो आएगा आपका विंध्य प्रदेश, यानी कौन सा आएगा, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र जो कि आपका पूर्व दिशा में स्थित है। तो विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों, ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा, ये आपका रीवा हो गया, सीधी, सिंगरौली, कटनी, छतरपुर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया इत्यादि जिलों में पाया जाएगा। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा कितनी होगी, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर होगी। यदि इसके अन्य तथ्य की बात करें तो यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है दोस्तों वो कैसी पड़ेगी, साधारण गर्मी और साधारण सर्दी, यानी यहाँ की और यहाँ की जलवायु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कितनी होगी जलवायु, जो वर्षा गर्मी कितनी पड़ेगी, साधारण, और यहाँ पे भी आपकी साधारण सर्दी पड़ेगी। बरसात की बात करें तो दोस्तों ये बरसात जो है आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब की शाखा दोनों से प्राप्त करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं ये जो यहाँ से नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र आएगा तो यहाँ से आपकी एक शाखा प्रवेश करेगी, कौन सी, जो बंगाल की खाड़ी वाली, और यहाँ पे आपका महानदी का बेसिन पाया जाता है दोस्तों, कौन सा, इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ रहेगा, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे उड़ीसा रहेगा और यहाँ पे बिहार रहेगा। तो यहाँ पे आपका महानदी वाला जो बेसिन है वो पाया जाता है और यहाँ से आपकी एक शाखा जो है महानदी बेसिन में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आ पहुँचती है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में और क्या होता है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर वर्षा में बढ़ोतरी होता है। ये हमने आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए बताया था कि आप संपूर्ण मध्य प्रदेश में जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ जाएंगे तो हमेशा एक बात याद रखना, जो वर्षा का जो वितरण है दोस्तों वो बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे यदि 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ आपकी 75, फिर 100, फिर 120, फिर 150, फिर 200 लगभग इतनी सेंटीमीटर बरसात होगी। तो ये कोई नया फैक्ट नहीं है, ये आपके सभी में लगभग कॉमन रहेगा। इसके बाद दोस्तों यदि यहाँ पे वर्षा की बात हम कर ही चुके हैं 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि अंतिम क्षेत्र की बात करें तो ये आपका कहलाता है नर्मदा घाटी क्षेत्र, या फिर इसको बोलते हैं नर्मदा सतपुड़ा घाटी क्षेत्र, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र की सीमा से लगा है और आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो यहाँ पे क्षेत्र की बात करें तो बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, इसके साथ ही साथ यहाँ पे हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी इत्यादि जिले आते हैं। यानी ऐसे जिले जो आपके महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, या फिर नर्मदा घाटी जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों फैली हुई है आपकी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उसके नीचे जितने भी जिले स्थित होंगे वो आपके किस में आएंगे, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में आएंगे। बरसात की दोस्तों बात करें यहाँ पे तो बरसात यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी कितनी, 120 से लगभग 200 सेंटीमीटर पे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका कारण ये भी है कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे आपकी बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी, और यहाँ पे आपका है विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पर आपका है सतपुड़ा पर्वत। तो आपका जो एक मानसून की शाखा होती है दोस्तों, वो बंगाल खाड़ी वाली जो शाखा होगी वो इस घाटी में प्रवेश करती है, और उसमें प्रवेश करते हुए अंदर जाती है। और यहाँ पे जो मैकाल पर्वत श्रेणी देखते हो दोस्तों, ये आपकी है लगभग अर्धचंद्राकार शेप में। इसको क्या बोला जाता है, जो मैकाल घाटी है यहाँ पे या फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला है वो आपकी अर्धचंद्राकार शेप में फैली हुई है। और आपका जो मानसून है दोस्तों वो यहाँ जाता है और यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है, और यहाँ पे ट्रैप हो जाने के बाद यहाँ पे संघनन की प्रोसेस होती है। संघनन के बाद यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बरसात करवा देता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाएगी जिसको बोला जाएगा धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की चोटी पर दोस्तों क्या होगा, सबसे ज़्यादा मानसून का अवरोध उत्पन्न होगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात करवाएंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसका दोस्तों बात करें, यहाँ पे हमने बरसात की बात कर ली है 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों यदि गर्मी की बात करें तो गर्मी यहाँ पे अधिक पड़ती है, लेकिन ठंड जो है वो साधारण पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ती है, ठंड जो है साधारण पड़ेगी। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होगी। उमस बहुत ज़्यादा क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि जो क्षेत्र है आपका वो दोनों तरफ से लगभग आपका किससे, नदियों से घिरा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इसके नीचे आपको यहाँ पे महाराष्ट्र मिलेगा, और महाराष्ट्र में आपको मिलेगा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। यानी यहाँ पे आपकी कौन सी घाटी मिलेगी, गोदावरी नदी की घाटी मिलेगी। और ये जो क्षेत्र है वो आपका एक तरफ नर्मदा घाटी से घिरा हुआ है और एक तरफ गोदावरी घाटी से घिरा हुआ है। तो जब दोनों तरफ दोस्तों यहाँ पे बरसात क्या बोलते हैं, नदियों के यहाँ पे नदियाँ होंगी तो इसमें क्या होगा, जल का बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जब बाष्पीकरण दोस्तों जल का ज़्यादा होगा तो यहाँ पर उमस भी बहुत ज़्यादा पैदा होने वाली है। तो यहाँ पे जो दोस्तों जलवायु होगी वो क्या होगी कि यहाँ पे गर्मी जो है वो अधिक पड़ेगी, ठंड साधारण पड़ेगी, लेकिन जो गर्मी पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी, उमस वाली गर्मी पड़ेगी। यानी यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होगी, जब मतलब बात करते हैं ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, इसका विस्तार बात करें तो दोस्तों क्या होगा, तो मध्य प्रदेश जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो यदि बरसात की बात करें तो यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के विस्तार के कारण यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। और वही बात आती है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बरसात की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात की है नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो है मध्य प्रदेश के चारों जलवायु क्षेत्रों के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली है। मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र, जो 4 जलवायु क्षेत्र हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इनकी, उन सब चीज़ों के बारे में हम देख चुके हैं। उससे पहले हमने समझा था कि भारत की जलवायु क्या है, भारत की जलवायु स्थिति क्या है और किस प्रकार भारत में जलवायु पाई जाती है। उन सभी चीज़ों को अध्ययन करते हुए हमने देखा है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। यदि इसके बाद आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने और भी लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का जो गठन है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हो गए, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हो गया, भूगर्भिक संरचना हो गई, उन सब लेक्चरों को हम अपने प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। और अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।